गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 और इस रूल की जानकारी हर रेलवे एम्प्लॉय को होनी चाहिए। स्पेशली जेई और एसएससी के सिलेबस पे ये चीज़ें हैं, लेकिन रनिंग स्टाफ का जो बहुत बड़ा ग्रुप है वो इनसे अनजान रहता है, क्योंकि उनके सिलेबस में कहीं इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन जब जनरल रूल्स की बात होती है, जीआर 1976 का जो अमेंडेड पोर्शन है, या फिर लेटेस्ट जीआर 2022 में भी आप देखेंगे चैप्टर 2 में इसकी डिटेल बातें हैं कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉय अपने वर्किंग फील्ड से रिलेटेड सभी नियमों को जाने, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रूल्स सप्लाइड देम और नॉट। मतलब उनको वो उसका किताब दी गई है कि नहीं, इसके परे भी उन्हें उन नियमों को, मतलब एम्प्लॉय को खुद इंटरेस्ट लेके वो देखना है कि जिस कार्यक्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, कार्यक्षेत्र में जहाँ है वहाँ के संबद्ध नियमों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो आरएस कंडक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब कुछ किसी से गलती होती है। एग्जैक्टली जब आप देखेंगे कि रेलवे सर्विस कंडक्टर का वायलेशन होता है तो डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल 1968 के तहत कार्रवाई होती है। जब कोई चार्जशीट वगैरह मिलता है मेजर या माइनर, उस समय उसमें क्लियर मेंशन होता है कि यू हैव वायलेटेड आरएस कंडक्ट रूल दिस एंड दिस, नंबर उसमें मेंशन होगा, जबकि संभव है कि उसकी जानकारी शायद एम्प्लॉय को नहीं हो। इसलिए इस सेशन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि नियमों की जानकारी एक एम्प्लॉय को जरूर होनी चाहिए। यह केवल जानकारी के लिए नहीं है। जब भी आप कोई ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी 2-3 क्वेश्चंस इसके रहेंगे। हम लोग इस सेशन के अंत में जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, आजकल ऑब्जेक्टिव पैटर्न ही है तो उसकी भी कुछ चर्चा कर लेंगे हम लोग। लेकिन उससे भी आवश्यक यह है कि अपने वजूद को बचाए रखना, अपने नौकरी को सलामत रखने के लिए इन नियमों की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद आपकी नौकरी भी जा सकेगी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे विभिन्न पहलुओं को। इसमें जो आरएस कंडक्ट रूल 1966 है, इसमें टोटल 26 रूल्स हैं। रूल 1 से हम लोग जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, रूल 1 से हम लोग उनकी बातें करेंगे। रूल 1 का में बताया गया है कि इसका पूरा नाम, किसी भी रूल का जब हम पहला नंबर देखते हैं तो उसमें उसका डिटेल नामकरण और कब से इम्प्लीमेंट हुआ, ये दोनों बातें रहती हैं। इसमें भी यही बात है कि इस रूल का पूरा नाम रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है और यह वस्तुतः 21 मार्च 1966 से इम्प्लीमेंटेड है, 21 मार्च 1966 से, और तभी से यह फोर्स में है। हालांकि रेलवे की इंट्रोडक्शन के साथ ही, मतलब जब 16 अप्रैल 1853 में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, उस समय से ही समय समय पर कंडक्ट रूल से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आते रहे। लेकिन एक बार सबको एक साथ समाहित कर 1966 में इस कंडक्ट रूल को बनाया गया, जिसमें हर चीज़ें जो एक एम्प्लॉय से एक एम्प्लॉयर की अपेक्षाएं हैं, उन सब बातों की इसमें डिटेल जानकारी दी गई है टोटल 26 रूल के अंतर्गत। यूँ तो हम लोग एक ठेका मजदूर को भी लाते हैं अगर घर में काम करने के लिए, तो हम लोग भी उनसे कुछ आकांक्षाएं रखते हैं, उनसे कुछ उपेक्षाएं रखते हैं कि वो हमारा डिसिप्लिन वे में काम करेगा, जिस समय के लिए हम लाए हैं वो पूरा समय डिवोटेड रहेगा, फाकीबाजी नहीं होगी। ये सब हम लोग भी उम्मीद रखते हैं। तो हम लोग जब एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन को भी हमसे कुछ बेसिक अपेक्षाएं रहेंगी, और ये सब अपेक्षाएं एक जगह इस कंडक्ट रूल में 26 रूल के माध्यम से बताई गई है। तो रूल पहला है कि जैसा हम लोगों ने कहा कि यह 21 मार्च 66 से इम्प्लीमेंट हुआ। दूसरी बात की गई है, इसमें कुछ डिफिनीशंस दी गए हैं
इस डिफिनीशंस में सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ गवर्नमेंट दिया गया है। डिफिनीशन ऑफ गवर्नमेंट में यह बताया गया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं रेलवे बोर्ड में, उनके लिए गवर्नमेंट का मतलब प्रेसिडेंट होता है। जो भी नॉन गजेटेड एम्प्लॉय हैं उनके लिए गवर्नमेंट का मतलब सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड है। वैसे ही जो लोग डिवीजन्स या जोनल लेवल पे जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनके लिए इस गवर्नमेंट का मतलब रेलवे बोर्ड है, और जो नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए गवर्नमेंट का मतलब जीएम होता है। तो जहाँ भी रूल में गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग है, इसे परिभाषित किया गया है रूल 2 के फर्स्ट में। ए में। बी में रेलवे सर्वेंट के डिफिनीशंस की बात की गई है, अर्थात रेलवे सर्वेंट जो रेलवे में काम करेगा वो रेलवे सर्वेंट होगा। और तीसरी जो चर्चा की गई है वो इसमें डिफिनीशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स की बात की गई है। तो फैमिली मेम्बर में जो पार्सनल में जो चर्चा है, सेम डिफिनीशन यहाँ भी दी गई है एक एम्प्लॉय के लिए। ये रूल 2 की बात हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रूल 3 की। रूल 3 सबसे लंबा है, सबसे लेंदी है। रूल 3 के भी 3 पोर्शंस हैं, और जो पहला है रूल मतलब 3 का 1, ये सबसे लेंदी है। इसमें टोटल 21 पॉइंट्स हैं। एक एक करके हम लोग इसकी शॉर्ट में व्याख्या कर लेंगे। जैसे क्लॉज 1 है फर्स्ट का कि मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, हर एम्प्लॉय को एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए, पूर्ण ईमानदारी बरतनी चाहिए। और रूल क्लॉज 2 में बताया गया है कि मेंटेन डिवोशन ऑफ ड्यूटी, जब भी ड्यूटी में रहें डिवोटेड रहें अपने वर्क के प्रति। क्लॉज 3 में बताया गया है कि ऐसा कुछ भी न करें जो एक रेलवे एम्प्लॉय को नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी काम एक एम्प्लॉय को नहीं करना है जो उसे नहीं करना चाहिए। ये बड़ा प्रासंगिक है। ये एक लाइन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अलग अलग एम्प्लॉय हो सकते हैं। कोई टेक्नीशियन हो सकता है, जेई हो सकता है, एसएससी हो सकता है, रनिंग एम्प्लॉय हो सकता है। लेकिन जब भी आप देखेंगे कोई एक्सीडेंट होती है तो रोल चाहे जिसका भी हो, जिस एम्प्लॉय का हो, जिस डिपार्टमेंट का हो, लेकिन हमारी पब्लिक में जो छवि है वो हम लोग वो रेलवे की गलती समझता है। रेलवे में ऐसा हुआ है, रेलवे के एम्प्लॉय ऐसा करते हैं। तो सामान्य जगह भी अगर किसी ने कुछ अशोभनीय आचरण किया तो वो उस पार्टिकुलर व्यक्तित्व का नहीं होके ये पूरे रेलवे को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इसमें डिटेल बताया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो एक रेलवे सर्वेंट को शोभा न दे। नेक्स्ट क्लॉज 4 में बात की गई है कि संविधान की सुप्रीमेसी के लिए जो भी एम्प्लॉइज होंगे उनका विश्वास होगा संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्धता की। और नेक्स्ट बात होती है क्लॉज 5 की। इसमें बताया गया है कि डिफेंड एंड अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो देश की अखंडता और एकता है इसको बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करना है। क्लॉज 6 में बताया गया है कि मेंटेन हाई इथिकल स्टैंडर्ड एंड ऑनेस्टी, है ना, ईमानदारी के सर्वोच्च मानदंडों पे हमें खरा उतरना है। ये पूरे रूल जो हैं आप जब पढ़ेंगे देखेंगे कि अगर हम लोग इसको अक्षरशः पालन करें तो कहीं कोई अनियमितताएं होंगी ही नहीं, है ना। तो पूरे इसके नियम में ये डिटेल बातें बताई गई है। खैर हम लोग बात करें रूल 8 की। रूल 8 में बताया गया है कि प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। हमें भी अपनी ड्यूटी के दौरान जो मेरिट है और फेयरनेस है इस पे ध्यान देना है। कहीं भी बायस्ड नहीं होना है, इम्पार्शियलिटी हमें दिखाना है, कहीं भी पार्शियल किसी के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोग को तटस्थ भाव से ड्यूटी करनी है और उसमें मेरिट और फेयरनेस पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना है। नेक्स्ट क्लॉज 9 की बात होती है कि मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। हमें ड्यूटी के दौरान जवाबदेह होना है और हमारा जो कार्य है वो पारदर्शी होना है, ट्रांसपेरेंसी होनी है, उसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क न लगा पाए। नेक्स्ट रूल 10 की बात होती है। इसमें बताया गया है कि मेंटेन
responsiveness to the public, particularly to the weaker section. हमें जो जनता के प्रति उत्तरदायी होना है और विशेषतः जो वीकर सेक्शन है, जो कमज़ोर वर्ग है, उस पर हमारा उसके तरफ थोड़ी झुकाव होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल 9 में बताया गया है कि मेंटेन कर्सी एंड गुड बिहेवियर विद द पब्लिक। पब्लिक के साथ, जहाँ स्पेसिफिक जो पब्लिक डीलिंग के लोग हैं, उन्हें ये ध्यान देना है कि पब्लिक से डीलिंग के वक्त कर्सी और गुड बिहेवियर होना आवश्यक है। नेक्स्ट रूल 12 की बात होती है। इसमें बताया गया है कि टेक डिसीजंस टोटली इन पब्लिक इंटरेस्ट। जो भी हमारा निर्णय होगा वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा, पब्लिक के हित में होगा। और जब भी पब्लिक रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे तो वो इफिशिएंटली होगा, इफेक्टिवली करना है और इकोनॉमिकली करना है। जितना न्यूनतम फिनेंशियल असिस्टेंस हो सके उतना मैंने न्यूनतम करना है। जैसे अपना पैसा हम लोग खर्च करते हैं सोच समझ के, वैसे ही पब्लिक प्रॉपर्टी को भी उसी वे में यूज करना है। नेक्स्ट रूल 13 की बात होती है कि डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू हिज पब्लिक ड्यूटीज एंड टेक स्टेप्स टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट इन वे दैट प्रोटेक्ट्स द पब्लिक इंटरेस्ट। जहाँ भी पब्लिक के हितों की संरक्षा हो, उस बातों को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लॉज 14 में बताया गया है कि कभी भी किसी भी संगठन से हमें कोई भी फिनेंशियल कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ फिनेंशियल ऑब्लिगेशन लेंगे तो आप उसके प्रति एक सॉफ्ट एंगल रखेंगे और तब अपने कर्तव्य परायणता में, अपने ड्यूटी में आप निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। इसीलिए यह मना किया गया है कि आपको न्यूट्रल रहने के लिए किसी भी संगठन से कोई फिनेंशियल एक्सेप्टेंस किसी तरीके का नहीं करना है। नेक्स्ट रूल 15 में बताया गया है कि अपने पद का किसी भी एम्प्लॉय को दुरुपयोग, मिसयूज नहीं करना है। और जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होंगे या हमारे फ्रेंड्स होंगे, वो भी किसी तरीके का फिनेंशियल बेनिफिट कहीं लेने का प्रयास नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल 16 की बात की गई है कि मेक चॉइसेस, टेक डिसीजंस एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन मेरिट एवल। जो भी हमारे सिलेक्शन होंगे, हमारे डिसीजन होंगे, वो मेरिट बेस्ड होंगे और माने मूल जो बिंदु है वो मेरिट है। और किसी के साथ भी हम ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम करेंगे। और विशेषकर हमारा जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, हमारा जो एक हमारी संवेदनाएं जो होंगी, वो स्पेशली जो वीकर सेक्शन है, प्रिविलेज सेक्शन है और जो पुअर, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ हमारी संवेदनाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल 18 में बताया गया है कि कोई भी जो भी हम जहाँ भी ड्यूटी करेंगे, जो हमारे कार्य होंगे वो कानून, नियम, विनियम और स्थापित परिपाटियों, मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट प्रैक्टिसेज होंगे, उससे अलग नहीं होगा। रूल रेगुलेशंस को हम बराबर फॉलो करेंगे, उसको दरकिनार करके कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात होती है क्लॉज 19 में कि मेंटेन डिसिप्लिन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज एंड बी लेबल टू इम्प्लीमेंट द लॉफुल ऑर्डर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू हिम। जब भी हम कोई काम करेंगे तो जो भी हमें कानूनी ऑर्डर देंगे, जो लॉफुल ऑर्डर्स होंगे, उसको फॉलो करना है। ड्यूरिंग हमारे जब ड्यूटी हम करें, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, मतलब डिसिप्लिन रहे और लॉफुल ऑर्डर्स को तुरंत पालन किया जाए। अच्छा, नेक्स्ट रूल 10 में बात की गई है कि मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। मतलब जब भी हम लोग काम करेंगे तो ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। स्पेशली आगे हम लोग डिटेल जब जाएंगे तो रूल 11 में भी इसकी बात की गई है कि कॉन्फिडेंशियल ऑफिस की बातों को बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। वही चीज़ यहाँ भी डिटेल बताया गया है कि हमें ऐसी कोई भी चीज़ दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी है जो देश की एकता और अखंडता, पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत आचरण आदि को इफेक्ट करे, है ना। कोई भी लॉफुल अनलॉफुल काम हम लोग को नहीं करना है। नेक्स्ट रूल 21 फर्स्ट का जो लास्ट है, इसमें बताया गया है कि परफॉर्म एंड डिस्चार्ज ड्यूटीज़ विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ड्यूटी के दौरान हमें पेशेवर होना है, प्रोफेशनल रहना है और जो भी हमारी एबिलिटीज़ है उसके साथ पूरी डेडिकेशन से हमें ड्यूटी का निष्पादन करना है। तो ये जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि थर्ड का फर्स्ट था,
थर्ड के सेकंड में बताया गया है कि जो सुपरवाइजर्स के ड्यूटीज़ होते हैं उसकी डिटेल बातें की गई हैं। अब मतलब सुपरवाइजर को अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है, अपने ऑफिसर्स के साथ इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, अपने स्टाफ उनके अंदर में जो हो ये भी देखना है कि वो भी एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहे हों। इसके अलावा जो भी ऑफिसर्स के वर्बल ऑर्डर्स हो उन्हें तुरंत पालन करना है, और यह भी ध्यान रखना है कि यथाशीघ्र उन ऑर्डर्स को रिटन में भी ऑफिसर से ले लिया जाए, क्योंकि अगर किसी ऑफिसर की ट्रांसफ़र वगैरह हो गई थी पॉलिसी मेकिंग में, अगर आपने कुछ उनके अनुदेशों को पालन किया है लेकिन रिटन में नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। इसीलिए ऐसा रखा गया है कि जब भी आप वर्बल ऑर्डर्स को ओबे करें सुपरवाइजर से स्पेशली, लेकिन जैसे ही जितना जल्दी हो सके उन वर्बल ऑर्डर्स को रिटन में डॉक्यूमेंटेशन उसका करा लें। तो ये रूल 2 की बात हो गई। नेक्स्ट रूल 3 में मतलब 3 में बताया गया है, इसमें भी ABC 3 पोर्शन है। पहले में बताया गया प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, जो भी कार्य करें आप मतलब प्रॉम्प्ट रहें वर्किंग में, और कर्टसी मेंटेन करें अपने सहयोगी सहचर लोगों के साथ या फिर ऑफिसर्स के साथ बराबर आहार व्यवहार में कर्टसी नजर आए। इसका सेकंड बताया गया ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब जो भी गवर्नमेंट की नीतियां हैं उसका पालन करना है रेलवे एम्प्लॉय को, जो इन्वायरमेंट का संरक्षण करना है, जो कल्चरल हेरिटेज है उसका संरक्षण करना है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का संरक्षण करना है, जो भी शादी वगैरह मतलब मैरिज के जो एज लिमिट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं मेल फीमेल के लिए, जैसे आप जानते हैं कि मेल के लिए 21 ईयर्स, फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स रखा गया है। ये रूल 21 में भी डिटेल बताया गया है, लेकिन यहाँ भी 3.3b में इसको बताया गया है कि शादी के संबंध में गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको फॉलो करना है, और स्पेशली क्रिमिनल अगेंस्ट वुमेन्स, महिलाओं के प्रति कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी वगैरह न हो, इसके लिए यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है 3.3c, जो ये सी पोर्शन है कि प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्किंग वुमेन्स। जो भी कार्यकारी महिलाएं हैं वर्क फील्ड में, यह सुपरवाइजर्स का दायित्व है कि उनके साथ किसी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट का केस न हो। ये ऐसा माहौल बनाएंगे सुपरवाइजर्स ताकि ऐसी कोई घटनाएं न हो। हालांकि ऐसी घटनाओं में भी कानून काफ़ी सख्त है, बहुत इसमें हार्ड एक्शन होता है, इसलिए ये पहले ही ऐसा माहौल रहे कि ऐसी घटनाओं की स्थिति ही पैदा न हो। तो ये नियम 3 जो सबसे लेंदी था उसकी बात हम लोग किए। टोटल 26 नियम में से 3 नियम की बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रूल 4। रूल 4 में बताया गया है कि जो भी एम्प्लॉय होगा वो अपने नियर रिलेटिव्स का कहीं भी किसी कंपनी या फॉर्म में अपने पद का इस्तेमाल करके कहीं रिकमेंडेशन कुछ नहीं करेगा। मतलब गलत तरीके से कहीं उनके जॉब वगैरह के लिए कहीं रिकमेंडेशन नहीं करना है। ये रूल 4 के तहत बताया गया है। रूल 5 में बताया गया है टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस वगैरह में डायरेक्ट भाग नहीं लेना है। अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर 1 के 7 में बात की पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की। रूल 7 में हम लोगों ने बताया कि पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहना ही नहीं है, न्यूट्रल दिखना भी है। मतलब किसी राजनीतिक दल की तरफ हमारा कोई झुकाव नहीं होना चाहिए। तो इसमें विशेष बताया गया है कि अगर किसी एम्प्लॉय को पॉलिटिक्स वगैरह में भाग लेना हो तो उनको रिजाइन करके तब आना पड़ेगा। मतलब रेलवे सर्वेंट रहते हुए वो पॉलिटिकल किसी इलेक्शंस या किसी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। ये रूल 5 के तहत बताया गया है। रूल 6 में बताया गया है कि कोई भी एम्प्लॉय कोई भी ऐसा एसोसिएशन या यूनियन ज्वाइन नहीं करेगा जो एंटी नेशन हो। मतलब रेल सेवक किसी भी देश विरोधी गतिविधियों वाले यूनियंस वगैरह को किसी परिस्थिति में ज्वाइन नहीं करेगा। नेक्स्ट रूल 7 में बताया गया है कि किसी भी धरना प्रदर्शन में जो एंटी नेशन हो कभी भी हमें शामिल नहीं होना है। हालांकि
ये डिमॉन्स्ट्रेशन अगर गवर्नमेंट के परमिशन से है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, तो उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये हिंसक नहीं होना है ना। किसी भी एंटी नेशन डिमॉन्स्ट्रेशन में हम लोग को शामिल नहीं होना है किसी भी मुद्दे को। ये देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के मीडिया के ज़माने में इन रूल्स की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि हर चीज़ का रिकॉर्डिंग है। पहले कभी लोग कहीं चले भी गए, किसी धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए, तो उसका कुछ विशेष एविडेंस नहीं था, लेकिन आजकल हर जगह CCTV है, फुटेज वगैरह है, वीडियोज अवेलेबल है। व्हाट्सएप वगैरह में भी, यूट्यूब में दुनिया भर के वीडियो जाते रहते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल न हो, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहीं से भी CCTV फुटेज वगैरह देख के वो अपने आप में कोई एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए ऐसी किसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना है। ये रूल 7 की बात हुई। रूल 8 में बताया गया है कि कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया, दूसरे किसी भी मीडिया से या प्रेस से एक एम्प्लॉय को कोई रिलेशन नहीं रखना है, प्रेस मीडिया को एड्रेस भी नहीं करना है। इसके लिए अगर किसी तरह की कोई जानकारी देनी है तो इसके लिए हमारे CPRO होते हैं रेलवे में, या PRO होते हैं, वो लोग प्रेस को, मीडिया को एड्रेस करते हैं। एक्सीडेंट वगैरह के भी केस में जहां आप कहीं इंचार्ज हो, स्पेशली अगर मीडिया के द्वारा कुछ पूछा जाता है, तो बस उसको जब तक साक्ष्य कुछ नहीं आते हैं, मतलब हम लोग जो सही बात है वही बोलेंगे कि भाई इसमें जब तक अभी इंक्वायरी चल रही है, जब इंक्वायरी का रिजल्ट आएगा तो समझ में आ पाएगा दोषी कौन है। इस बीच अगर कुछ विशेष आवश्यकता होगी तो हमारे CPRO वगैरह मीडिया को इंटीमेट करेंगे। तो ये रूल 8 है जो प्रेस और मीडिया से रिलेशन नहीं रखने की हिदायत देता है। रूल 9 में बताया गया है कि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंस वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इसलिए गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसीज को, पुरानी या नई किसी भी पॉलिसीज को हम लोग उसकी आलोचना नहीं करेंगे। ये नियम काफ़ी प्रासंगिक है आज के समय में, जब व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है। कोई भी मैसेज आजकल देखेंगे कि हम लोग बिना समझे उसको ग्रुप में शेयर कर देते हैं, कहीं भी दूसरे के साथ भेज देते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको कहीं मैसेज आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जैसे ही किसी मैसेज को दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, मतलब आप उससे सहमत हैं। इसलिए किसी दूसरे को किसी भी ऐसे मैसेज को भेजने में काफ़ी सोच समझ के भेजना है, क्योंकि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे प्रेस मीडिया हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग को गवर्नमेंट के किसी पॉलिसीज का विरोध नहीं करना है। क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट के हर रूल को, हर आदेश को मानना हमारी बाध्यता है, इसीलिए हम लोग को गवर्नमेंट का विरोध नहीं करना है। नेक्स्ट बात आती है रूल 10 की, कि किसी भी ट्रिब्यूनल के सामने या किसी भी कमेटी के सामने कोई भी साक्ष्य या विटनेस देना, ये बिना गवर्नमेंट परमिशन के नहीं करना है। नेक्स्ट रूल 11 की बात आती है कि जैसा हम लोग ने 1 के 20 में बात की थी, उसी से रिलेटेड ये भी है कि कोई भी सरकारी जानकारी, कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को दूसरे किसी के साथ शेयर नहीं करना है, जब तक कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करने के लिए आपको न कहे। नेक्स्ट रूल 12 की बात होती है, जिसमें सब्सक्रिप्शन की बात आती है कि रेलवे एम्प्लॉय को न किसी तरीके का चंदा लेना है और न ही किसी को देना है। नेक्स्ट रूल 13 की बात आती है कि कोई किसी तरीके का गिफ्ट किसी भी नियर डियर से नॉर्मली न लेना है न देना है। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे अगर कोई मैरिज सेरेमनी है या एनिवर्सरी वगैरह हो रहा है, बड़ा व्यापक प्रोग्राम है, ऐसे कंडीशन में अगर आपके कोई नियर कोई रिलेटिव वगैरह कुछ उपहार देना ले आए हैं, तो यहाँ भी एक लिमिट दिया गया है। इस उपहार की सीमा ग्रुप ए एम्प्लॉयज़ के लिए 25,000,
ग्रुप बी के लिए 15,000 और ग्रुप सी के लिए 7,500, मतलब 7,500 से ज़्यादा, मतलब इस लिमिट से ज़्यादा गिफ्ट नियरर एंड डियरर से भी एक्सेप्ट नहीं करना है, अदरवाइज इसको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। वैसे ही अगर कोई छोटा प्रोग्राम है, बर्थडे वगैरह जैसे छोटे कार्यक्रम हैं, इसमें भी ग्रुप ए और बी ऑफिसर्स 5,000 तक की राशि का कोई गिफ्ट एक्सेप्ट कर पाएंगे और ग्रुप सी एम्प्लॉई 2,000 तक की राशि के गिफ्ट एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये हर जगह देखिए, रेलवे के हर परिस्थितियों का मार्गदर्शन ऑलरेडी ये कंडक्टर में दिया गया है। किन परिस्थितियों में कितना अमाउंट तक आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये क्लियर कट यहाँ डिमार्केशन दे दिया गया है। ये रूल 13 की बात हुई। 13 का एक सब रूल है 13A, जिसमें बताया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई डॉरी मतलब दहेज न लेगा ना ही देगा। आज के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, केवल लेना देना नहीं, मतलब उसके लिए किसी को उकसाएगा भी नहीं, किसी को प्रोवोक नहीं करेगा कि ये दहेज की राशि इनडायरेक्टली तरीके से भी आप नहीं डिमांड कर पाएंगे। नेक्स्ट रूल 14 की बात होती है कि कोई भी एम्प्लॉई पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशंस जो उनके ऑनर में अगर दिया गया हो तो इसमें भी गवर्नमेंट के बिना परमिशन के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बड़े लेवल पे फेयरवेल या वेलकम सेरेमनी का भी प्रोग्राम नहीं होगा। अच्छा, रूल 5, इसी के नेक्स्ट बात आता है रूल 15। रूल 15 में बताया गया है कि कोई भी एम्प्लॉई अपने प्रोफेशन के अलावा किसी तरीके का प्राइवेट ट्रेड या दूसरा एम्प्लॉयमेंट नहीं करेगा अपने जॉब के अलावा। नेक्स्ट 15 एक भी दिया गया है जो सबलेटिंग ऑफ एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन की बात की गई है कि जो भी गवर्नमेंट एकोमोडेशन दिया गया है वो आपके लिए दिया गया है, आपको न रहना है तो उसको वैकेट कर दीजिए, लेकिन ये दूसरे को रेंट में नहीं देना है। ये रूल 15A में बताया गया है। नेक्स्ट रूल 16 में बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोराइंग, ये कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट या किसी से कर्ज लेना वगैरह इस टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं करनी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। कोई बड़ा विनिवेश भी नहीं करना है। हालांकि इन्वेस्टमेंट में यहाँ शेयर बाज़ार वगैरह में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को रुका गया है, उसकी तरफ विमुख नहीं होना, उससे विमुख रहना है। कारण ये कि जब आप शेयर मार्केट वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी कारण से शेयर बाज़ार वगैरह अगर गिर जाता है, उसमें आपका पैसा डूबता है, तो ऐसे कंडीशन में आप मेंटली सक्षम नहीं रह पाएंगे में अपनी सेवाओं को कंटिन्यू करने का, या परफेक्टली आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक लिमिट से ज़्यादा इसमें मना किया गया है। हाँ, अभी जो लेटेस्ट लिमिट है वो बेसिक के 6 टाइम्स तक आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एनुअली नहीं करना है। तो ये है आपका मतलब कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा परमानेंट किससे उधार लेना होना, ये सब काम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं करना है। नेक्स्ट रूल 17 की बात आती है, जिसमें बताया गया है कि इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडक्टेडनेस, ये अभ्यासिक कर्जदारी नहीं करनी है। ऐसी स्थिति नहीं होना है जिससे दिवालियापन वगैरह की स्थिति बन जाए, है ना। अगर ऐसी स्थिति होगी तो उसको ये और बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय अरेस्ट हो गया इस ऐसी घटनाओं में तो उनको डिस्मिसल कर दिया जाएगा, उनको डिस्मिस कर दिया जाएगा रेलवे से। नेक्स्ट रूल 18 की बात आती है, इसमें मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी की बात की गई है कि कोई भी एम्प्लॉय, हालांकि जब एम्प्लॉयमेंट होता है उसी समय अपने सभी एसेट्स वगैरह की का डिक्लेरेशन गवर्नमेंट को कर देना है। इसमें जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है उसके लिए भी एक लिमिट से ज़्यादा, मतलब बेसिक से के 2 टाइम्स से ज़्यादा अगर कोई ऐसा मूवेबल प्रॉपर्टी लेता है कोई एम्प्लॉय, तो उसको भी बेसिक के 2 टाइम्स से ज़्यादा का अमाउंट होने से गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। उसके नीचे तक के लिए वो परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा होने से परमिशन लेना पड़ेगा। वैसे ही जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, ज़मीन, जायदाद, फ्लैट वगैरह, कोई बिल्डिंग वगैरह अपने नाम से खरीदना, अपने या अपने
फैमिली मेम्बर्स के नाम से लेना, इसमें भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। और स्पेशली जो विदेशों में भी अगर कोई संपत्ति आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। ये रूल 18 की बात होती है। स्पेशली जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके लिए पहले आप गवर्नमेंट से कोई अपने ऑफिसर को लिख के दे पाते हैं, देना होता है। उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, किससे ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, एरिया कितना है, ये सब जानकारी देनी पड़ती है। और बाद में जब आप उसको खरीद लेते हैं, रजिस्टर्ड हो जाता है, तब डिटेल कि किस सोर्स से आपने, मतलब वो कितने का प्रॉपर्टी कितने की थी, अमाउंट कितना था, उसको किस किस सोर्स से आपने उनको पेमेंट किया है, हर सोर्स का डिटेल पर उसमें डिटेल देना पड़ता है, तब जाके आपको उसके लिए परमिशन मिल पाता है, है ना। तो ये रूल 18 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात आती है रूल 19 की। हाँ, जो अभी हम लोगों ने कहा कि रूल 18A में बताया गया है कि जो भी फॉरेन में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या बेचते हैं, इसको भी गवर्नमेंट को सूचित करना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल 19 में बात आती है कि विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट्स। तो अगर रेलवे सर्वेंट को ऐसा लगता है कि उनके कार्य और सील के विरुद्ध कुछ हुआ, ऐसे कंडीशन में जहां एम्प्लॉई कोर्ट और मीडिया को की तरफ मुखातिब होता है, इसमें रूल 19 के तहत बताया गया है कि ऐसी कंडीशन में भी प्रेस या मीडिया में मीडिया या कोर्ट में जाने के पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन इसकी लेनी पड़ेगी। मतलब कोर्ट के में जाने के पहले भी रेलवे से परमिशन लेना पड़ता है। नेक्स्ट रूल 20 की बात होती है कि किसी तरीके का जो ड्यूटी के दौरान ट्रांसफ़र या पोस्टिंग के लिए कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर कोई एम्प्लॉई अपने ऑफिसर्स पे, जो पदाधिकारी होंगे, उस पर किसी तरीके का दबाव पॉलिटिकल नहीं डलवाएंगे। ये रूल 20 की बात होती है। कई केसेज में इसके अगेंस्ट में बड़ा एक्शन भी होता है, इसलिए ये रूल 20 भी इम्पॉर्टेंट है, जो बताता है कि किसी भी अपने सुपीरियर्स पे, ऑफिसर्स पे पॉलिटिकल अप्रोच ट्रांसफ़र या पोस्टिंग वगैरह के लिए नहीं लगाना है। नेक्स्ट बात होती है रूल 21 की, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज, जो शादी के नियम हैं वो सब बताए गए हैं। जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं करना है, पत्नी होने पर भी एक से ज़्यादा विवाह नहीं करना है। ये सब जो भी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से है, ये सब फॉलो करना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी हालांकि वहाँ एक से ज़्यादा की इजाज़त दी गई है शादियों की, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट का परमिशन आवश्यक होगा। ये रूल 21 की बात होती है। नेक्स्ट रूल 21 में बताया गया है कि कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये ड्यूटी के दौरान किसी भी एम्प्लॉई को किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन वाला ड्रिंक या ड्रग्स नहीं लेना है। स्पेशली रनिंग स्टाफ, रनिंग ट्रेन से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके प्रति तो ये जो इंटॉक्सिकेशन का जो रूल है वो काफ़ी सीरियस है। यहाँ तक कि रिमूवल फ्रॉम ड्यूटी की बात की गई है कि अगर वो ड्यूटी उनके ब्लड सैंपल में 20 mg से ज़्यादा अमाउंट अल्कोहल मिला तो देन एंड देयर रिमूवल फ्रॉम सर्विस की बात होती है। 20 mg से कम अल्कोहल की मात्रा होने पर वहाँ उनको थ्रेटनिंग देके और ड्यूटी के लिए मना कर दिया जाता है। ये रनिंग स्टाफ के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और किसी भी स्टाफ को अपनी ड्यूटी से 8 घंटे पहले तक वो शराब अगर लेना है तो ले सकेंगे, लेकिन उसके बाद की अवधि में स्ट्रिक्टली मना किया गया है ताकि 8 घंटा बाद आप रिफ्रेश हो सके, है ना, मतलब रिफ्रेश होकर ड्यूटी जा सके। मतलब ड्यूटी से 8 घंटे पहले तक कोई शराब वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। ये रूल 22 की बात हो गई। 22A में बताया गया है कि कोई भी एम्प्लॉई स्पेशली सुपरवाइजर्स यह देखेंगे कि कार्यक्षेत्र में भी कोई 14 साल से कम उम्र का कोई लड़का काम न करे। घर में भी हम लोग को यह ध्यान रखना है कि 14 साल से कम उम्र का कोई लड़का किसी तरीके के रोजगार में न लगाया जाए। नेक्स्ट रूल 23 की बात होती है कि इंटरप्रिटेशन, इन रूल्स के इंटरप्रिटेशन की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की को है
और उसके अलावा कोई इसको इंटरप्रेट अपने तरीके से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट रूल 24 में बताया गया है डेलीगेशन ऑफ पावर्स, कि अगर कोई भी ऑफिसर अपने पावर्स को अपने नीचे के अधिकारी को डेलीगेट कर सकेगा, और पावर डेलीगेशन होने पर नीचे वाला अधिकारी भी उन शक्तियों का उपयोग कर पाएगा जनहित में, है ना। तो अगर डेलीगेशन ऑफ पावर्स मिला हुआ है तो कोई काम उस पावर के तहत दूसरा आदमी भी, उसके नीचे वाला भी कर पाएगा एज पर डेलीगेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट रूल 25 की बात की गई है, इसमें रिपेल एंड सेविंग की बात की गई है कि जो भी रेल सेवा आचरण नियम 1966 है उसके परिशिष्ट 1 के अनुसार इसका रिपेल एंड सेविंग रहेगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट रूल 26 जो लास्ट है, इसमें बताया गया है कि कोई भी एम्प्लॉई ऊपर के जितने नियम वर्णित हैं उसको तो मानना ही है, इसके अलावा भी अगर किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन आता है तो इन सबको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये टोटल 26 रूल्स हैं रिगार्डिंग इंडियन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें हम लोग एक बार ब्रीफ कर लें। स्पेशली रूल 3 का फर्स्ट में ये ध्यान देना है 7 मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। फिर यहाँ और इधर आप देखेंगे तो रूल 18 भी इम्पॉर्टेंट है और 10 भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 का जो बी है 3(3)(b), इसमें भी ध्यान देंगे, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज है, और साथ में क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट वीमेन्स, महिलाओं के अगेंस्ट में आपराधिक मामला न हो, ये बी में बताया गया है। और सी में बताया गया प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। तो बी और सी ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद पॉलिटिक्स से रिलेटेड रूल 5, एसोसिएशन ज्वाइनिंग ऑफ एंटी नेशन एसोसिएशन और यूनियन ये 6, धरना प्रदर्शन 7, प्रेस और मीडिया 8, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट 9, ये लाइन से इंपॉर्टेंट है। और फिर 13 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट वाला 12 भी इंपॉर्टेंट है। तो ये फिर 13A डॉरी का, 15A सबनेटिंग ऑफ क्वार्टर का, और फिर 18 जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, फिर 20 जो पॉलिटिकल प्रेशर की बात की गई, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक आध एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे क्या कौन सा क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं एग्जाम्स में, स्पेशली 30% या 70% के एग्जाम्स में, ये इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक दो हम लोग आइडिया देखें कि विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड विथ टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा किया 5। वैसे ही विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू कनेक्शन विथ प्रेस और मीडिया, रूल 8। हम लोग जानते हैं कि रूल 5 पॉलिटिक्स का है। 7 कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करने की बात की गई है। रूल 6 में कोई भी एंटी नेशन यूनियन वगैरह ज्वाइन करने से मनाही की गई है। नेक्स्ट रूल 3 में थर्ड क्वेश्चन देखें कि विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा रूल 11। रूल 10 में बताया गया था कि किसी भी ट्रिब्यूनल वगैरह के अगेंस्ट में, किसी भी ट्रिब्यूनल वगैरह में कोई विटनेस वगैरह देने तब तक नहीं जाएंगे जब तक गवर्नमेंट से परमिशन ना मिले। 12 में हम लोगों ने देखे थे सब्सक्रिप्शन की मनाही थी। 13 में गिफ्ट की बात थी। और 11 में हम लोग देखे थे कि कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल हो उसको दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने अभी बताया, ये डिफरेंट क्वेश्चंस का पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और जो हम लोगों ने लगभग जो इम्पोर्टेंट बताया उसी से क्वेश्चंस रहते हैं, कई बार 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये केवल एग्जाम के लिए नहीं, अपनी जानकारी के लिए नहीं, बल्कि इन नियमों को जानने से
आप अपनी नौकरी को भी संरक्षित कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सेशन की हम लोग इसी के साथ समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।